मत बांधो, जिसके आज अपन क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको दे रखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त के उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए, यानी स्टार बनाना है। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक आंसर भी हो सकते हैं। फर्स्ट है, आप इनमें से कविता का मुख्य भाव किसे समझते हैं? सपने मात्र कल्पनाएं हैं, सपनों को भूल जाना चाहिए, या फिर सपनों की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए, या फिर सपने देखना अच्छी बात है। तो लास्ट के दो जो ऑप्शन है उनके सामने अपन स्टार बनाएंगे, क्योंकि सपनों की स्वतंत्रता क्या है, बनी रहनी चाहिए, और सपने देखने क्या होती है, अच्छी बात होती है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, मत बांधो कविता किसकी स्वतंत्रता की बात करती है? तो मत बांधो कविता है ना, मतलब सपनों की स्वतंत्रता की क्या है, बात करती है। फिर थर्ड है, इन सपनों के पंख न काटो पंक्ति में सपनों के पंख होने की कल्पना क्यों की गई है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा कि सपने जीवन में कुछ नया करने की क्या है, प्रेरणा देते हैं। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प पंक्ति में स्वर्ग से आप क्या समझते हैं? जो आपके दो लास्ट ऑप्शन है, जहां परस्पर सहयोग एवं सद्भाव हो और जहां सभी प्राणी एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हो, ये दोनों आंसर होंगे जिनके सामने अपन स्टार बनेंगे। फिर 5 नंबर क्वेश्चन आपका दे रखे, यदि बीज धूल में गिर जाए तो क्या हो सकता है? तो यह बढ़कर क्या है, पौधा बन सकता है। फिर आपको दे रखा है, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो, अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो इसका आंसर जैसे अपन ये लिख सकते हैं कि हमने इन उत्तरों को इसलिए चुना क्योंकि ये न केवल कविता की भावना से मेल खाते हैं, बल्कि जीवन के वास्तविक अनुभवों को भी दर्शाते हैं। ये उत्तर ये समझाते हैं कि सपनों को संजोकर रखा जाए तो उन्हें स्वतंत्र रूप से उड़ने दिया जाए, ताकि वे जीवन में प्रेरणा और सफलता का स्रोत बने। फिर नेक्स्ट आपको दे रखे हैं, पंक्तियों पर आपको चर्चा करनी है। क्या पंक्तियां दे रखी है आपको, इनका अर्थ क्या आपको समझ में आए वो आपको ग्रुप के अंदर साझा करने हैं। आपको पंक्तियां दे रखी है, सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वे लौट कहाँ आता है, बीज धूली में गिर जाता, जो वह नभ में कब उड़ पाता। तो इनकी क्या मतलब, आपको इन पंक्तियों का क्या मतलब समझ आया? तो इस पंक्ति का मतलब है कि खुशबू हवा में क्या है, उड़ जाती है और वापस नहीं आती। बीज अगर मिट्टी में गिरता है तभी वह बड़ा पेड़ बन सकता है, यानी कुछ चीजें अपनी जगह पर रहकर ही सही काम कर पाती है। सपनों को भी अपनी जगह और आज़ादी चाहिए ताकि वे क्या है, सफल हो सके। फिर एक और दे रखा है आपको, मुक्त गगन में विचरण करिए तारों में फिर मिल जाएगा, मेघों से रंग और किरणों से दीप्ति लिए भू पर आएगा। यानी इस पंक्ति का मतलब है कि सपने खुले आसमान में उड़ते हैं, बादलों और तारों के बीच घूमते हैं, वे बादलों से रंग और सूरज की किरणों से चमक लेकर फिर धरती पर लौटते हैं। यानी सपने हमें नई ऊर्जा और सुंदरता देते हैं, जो हमारे जीवन को रोशन करते हैं। फिर आपको मिलकर करिए मिलान में कॉलम ए और बी दे रखा है, फर्स्ट और सेकंड, जिनको आपको सही मिलान करना है। फर्स्ट है, देखो, इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। यानी जो 3 नंबर है उनसे मिलान करेंगे कि किसी पक्षी के पंख काट दिए जाए तो वह उड़ नहीं सकता, वैसे ही अगर हम किसी के सपनों को बाधित करें तो उसकी कल्पनाशीलता और संभावनाएं क्या है, समाप्त हो जाएगी। फिर सेकंड दे रखा है, सपनों में दोनों ही गति है, उड़कर आंखों में आता है। यानी सपनों में ऊपर उठने और नीचे, ऊपर उठने का मतलब आरोहण बोलते हैं और नीचे आने का मतलब होता है अवरोहण। दोनों ही विशेषताएं होती है। सपना विचार की तरह जन्म लेता है और फिर व्यवहार में पूरा होता है, तभी वह कल्पना से निकलकर क्या है, सच्चाई बनता है। फिर 3 नंबर आपको दे रखा है, इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत बांधो। फर्स्ट है उसे मिलान करेंगे, सपनों के उठने यानी आरोहण और उनके व्यवहार में वापस आने यानी अवरोहण में बाधा न डाले, क्योंकि स्वतंत्रता ही सपनों को साकार करने की क्या है, कुंजी है। फिर 4 नंबर दे रखा है, नभ तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो। यानी सपनों को ऊंचाइयों तक जाने से मत रोको, उन्हें धरती से बांधकर मत रखो। फिर आपको दे रखा है, स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। 4 नंबर से अपन मिलान करेंगे कि रचनात्मकता और स्वतंत्र विचार समाज को सुंदर, समृद्ध और शांतिपूर्ण बना सकता है। फिर आपको सोच विचार के लिए दे रखा है, कविता को पुनः पढ़ना है, पता लगाना है और लिखना है। कविता में मत बांधो, पंख न काटो आदि संबोधन किसके लिए किए होंगे? तो इसके अंदर है, देखो, ये संबोधन क्या है, सपनों के लिए किए हैं।
कवियत्री जो ये मतलब मत बांधो कविता लिखी है महादेवी वर्मा जी ने लिखी है, हमें ये कह रही है कि अपने या दूसरों के सपनों को रोकना या सीमित नहीं करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति अपने सपनों को डर या बाधाओं से बांध देता है तो ये पूरे नहीं हो पाते। उदाहरण के लिए अगर कोई बच्चा बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहता है तो हम उसके सपनों के पंख नहीं काटने चाहिए। तो हमें क्या है, उनके सपनों के पंख नहीं काटने चाहिए, यानी उनको हमेशा प्रोत्साहन देना चाहिए, उत्साह बढ़ाना चाहिए उनको, बल्कि उसे आज़ादी देनी चाहिए। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि सपने आज़ाद रहकर ही फलते और फूलते हैं। यानी हमें किसी का भी कोई भी सपना हो पूरा करना हो तो उसमें हमें क्या है, हेल्प करनी चाहिए, उनको कभी भी टोकना नहीं चाहिए। फिर है, कविता में सपनों की गति न बांधने की बात क्यों कही गई है? तो सपनों की गति न बांधने की बात इसलिए कही गई होगी क्योंकि अगर हम सपनों को रोकते हैं तो वे अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाते। कवियत्री कहती है कि सपने जैसे पक्षी है, उन्हें उड़ने की आज़ादी चाहिए। अगर हम उन्हें बांध दें तो वे हमें नई प्रेरणा, सुंदरता या सफलता नहीं दे पाएंगे। जैसे बीज को मिट्टी में गिरने से रोकने पर वह पेड़ नहीं बनता, वैसे ही सपनों को बांधने से जीवन में कुछ नया नहीं होता। इससे हमारा जीवन सीमित और बोरिंग रह जाता है। कविता हमें सिखाती है कि सपनों की गति रोकने से उनकी चमक और महत्व क्या है, खत्म हो जाता है, इसलिए उन्हें खुलकर जीने दे। फिर आपको नेक्स्ट दे रखा है, गय दे रखा है, इसका देखो। कविता में सौरभ, बीज, धुआं, अग्नि जैसे उदाहरणों के माध्यम से सपनों को इनसे भिन्न बताते हुए उन्हें विशेष बताया गया है। आपकी दृष्टि में इन सबसे अलग सपनों की ओर कौन सी विशेषता हो सकती है? तो अपन देखो इसमें लिखेंगे, सौरभ यानी आसमान में फैलकर खो जाता है, बीज यानी धरती में पोषित होकर अंकुरित होता है, धुआं सदैव आसमान में मंडराता रहता है, अग्नि धरती पर जलकर प्रकाश देती है। फिर आपका गय नंबर दे रखा है, कविता में आरोहण और अवरोहण दोनों के महत्व की बात की गई है। उदाहरण देकर बताइए कि अपने आरोहण और अवरोहण को कब कब सार्थक होते देखा है। तो आरोहण और अवरोहण का अर्थ होता है किसी भी वस्तु का ऊपर उठना और नीचे गिरना। आरोहण यानी ऊपर उठने का संकेत है तथा अवरोहण क्या है, नीचे गिरने का है। जीवन में हम सपना देखते हैं कि कक्षा में प्रथम आए, यानी क्लास अपन क्या है, टॉप करे। यदि इस सपने को पूरा करने हेतु हम निरंतर प्रयास करते हैं तो आरोहण की गति से इसे पूर्ण करने में सफल हो जाते हैं या जीवन में कुछ बनने की इच्छा रखते हैं। तो चाहे कितनी भी कठिनाई आए उसे प्रत्येक संभव प्रयास से पूरा करने का प्रयत्न करते हैं तो हम सफल हो जाते हैं। परंतु जब हम इन सपनों के लिए कोई प्रयास नहीं करते तो ये अवरोहण की गति पर हार जाते हैं, अर्थात नीचे गिर जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। फिर आपको नेक्स्ट दे रखा है, लास्ट डेढ़ नंबर दे रखा है, वो क्वेश्चन देखो। सपनों में दोनों ही गति है, उड़कर आंखों में आता है। क्या आप सहमत हैं कि सपने आंखों में लौटकर वास्तविकता बन जाते हैं? अपने अनुभव या आसपास के अनुभवों से कोई आपको क्या करना है, उदाहरण देना है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि सपने उड़कर क्या है, खो भी जाते हैं और जीवित होकर आंखों में लौट भी आते हैं। ये बात मैंने अपने पड़ोस में रहने वाले एक 10वीं के छात्र में देखी है। स्टूडेंट, इसने क्या है, बॉक्सिंग में गोल्ड जीतने का सपना देखा, परंतु उसका ये सफ़र आसान न था क्योंकि घर वाले उसे केवल एक खेल मानकर पढ़ने और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने हेतु लगातार क्या है, दबाव बनाते थे। मतलब अगर किसी को, जैसे मान लो किसी को क्रिकेट का बहुत शौक है लेकिन घर वाले क्या है, उनको सपोर्ट नहीं करते, वो सिर्फ बोलते हैं कि ना एग्ज़ाम आया है, आपको पढ़ाई करना है, आप ध्यान दो पढ़ाई में, लेकिन उस क्या है, जो उसके अंदर काबिलियत है वो क्या है, एक तरफ क्या है, खो जाती है। तो इस तरीके से क्या है, बहुत लोगों में होता है। तो वह छात्र दोहरी जिंदगी में पिस जाता था परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। वह 10वीं में तो केवल 65% ही अंक लाया, परंतु राज्य स्तर पर उसने बॉक्सिंग में न केवल गोल्ड जीता बल्कि सरकार की तरफ से सम्मानित भी किया गया और बाद में वह ओलंपियाड में तैयारी करने लग गया। इस प्रकार अथक प्रयासों से उसका सपना उसकी आंखों में वास्तविकता बनकर उतर गया। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, कविता का शीर्षक है मत बांधो। यदि आपको इस कविता में कोई अन्य नाम देना हो तो आप क्या नाम देंगे? आपने ये नाम क्यों सोचा, ये भी आपको क्या करना है, बताना है। तो जैसे
नया शीर्षक आप क्या दे सकते हो कि मैं इस कविता का नाम सपनों की उड़ान भी रख सकता हूँ। क्यों सोचा? क्योंकि मैंने ये इसलिए सोचा क्योंकि कविता में बार बार सपनों को आज़ाद छोड़ने और इसकी उड़ान को रोकने से क्या है, मना किया गया है। जैसे इन सपनों के पंख न काटो और मुक्त गगन में विचरण कर जैसी पंक्तियां हैं जो क्या है बताती है कि सपने ऊंचा उड़कर हमें नई प्रेरणा और सुंदरता देते हैं। सपनों की उड़ान शीर्षक से ये साफ हो जाता है कि कविता सपनों की आज़ादी और उनकी ताकत की बात करती है। ये नाम आसान और कविता के भाव को क्या है, अच्छे से क्या है, दर्शाता है, इसलिए ये नाम क्या है, बहुत ही उपयुक्त रहेगा। फिर आपको दे रखा है अनुमान और कल्पना से, जिसमें फर्स्ट है, मान लीजिए आप एक नया संसार बनाना चाहते हैं। उस संसार में आप क्या क्या रखना चाहेंगे और क्या क्या नहीं, अपने उत्तर का कारण भी आपको क्या करना है, बताना है। तो इसके अंदर अपन देखो इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। क्या क्या रखना चाहूँगा, जैसे या चाहूँगी, मैं अपने संसार में पेड़ पौधे, साफ हवा, स्कूल, हॉस्पिटल और दोस्तों को रखूँगी। कारण ये है कि पेड़ हमें क्या है, ऑक्सीजन देंगे, साफ हवा से हम स्वस्थ रहेंगे, स्कूल से पढ़ाई होगी, अस्पताल से बीमारी ठीक होगी और दोस्तों से खुशी मिलेगी। क्या नहीं रखना चाहूँगा, जिसमें प्रदूषण, लड़ाई झगड़ा और गरीबी को नहीं रखूँगा। कारण ये है कि प्रदूषण से बीमारी होगी, लड़ाई से दुख होगा और गरीबी से लोग परेशान रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरा संसार क्या है, खुशहाल रहे। फिर आपको दे रखा है कविता में शिल्प और कला के महत्व की बात की गई है। कलाएं हमारे आसपास की दुनिया को सुंदर बनाती है। आप अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए कौन सी कला सीखना चाहोगे, उससे आपका जीवन कैसे सुंदर बनेगा, अनुमान करके आपको क्या करना है, बताना है। तो जैसे मैं चित्रकला यानी ड्राइंग सीखना चाहूँगी, कैसे सुंदर बनेगा, चित्रकला से मैं अपनी भावनाएं और अपने सपनों को दिखा सकूँगी। जब मैं सुंदर चित्र बनाऊंगी तो मेरी खुशी बढ़ेगी और लोग मेरी तारीफ करेंगे। इससे मेरा मन शांत और जीवन रंगीन होगा। मैं सोचता हूँ कि ये मुझे नई सोच और दोस्तों से प्यार भी देगा। फिर है आपको दे रखा है, सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वे लौट कहाँ आता है। यदि आपके पास अपने बीते हुए समय में लौटने का अवसर मिले तो आप बीते हुए समय में क्या क्या परिवर्तन करना चाहेंगे। तो यदि हमें अपने बीते समय में एक बार भी लौटने का अवसर मिला तो मैं उन सब भूलों में सुधार करूंगा जिसके कारण मुझे नुकसान उठाना पड़ा। मैं अपने जीवन को अधिक बेहतर ढंग से संवारूंगा, पढ़ाई पर अधिक ध्यान दूंगा, अपने माता पिता, अध्यापक और अपने बड़ों की बातों पर ध्यान देकर सही दिशा में कदम बढ़ाऊंगा। वो सभी चीज़ें जो वर्तमान में मुझे मेरी गलती का एहसास करवाती है उन्हें सुधारूंगा। इसके साथ ही अपने सपनों को फिर से जिंदा करके जीवन को अधिक सरल व सुंदर बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, बीज धूले में गिर जाता छुवे नभ में कब उड़ पाता है। यदि सपने बीज की तरह हो तो उन्हें उगने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। संकेत क्या दे रखे हैं आपको, धूप अर्थात मेहनत, पानी अर्थात लगन। तो ये आपको दो मतलब कीवर्ड दे रखे हैं। जरूरी चीज़ें क्या है, अगर सपने बीज की तरह हो तो उन्हें उगने के लिए मेहनत यानी धूप चाहिए होती, लगन यानी पानी, धैर्य यानी हवा और सही मार्गदर्शन यानी मिट्टी की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि मेहनत से सपने पूरे होते हैं, लगन से हम लगातार कोशिश करते हैं, धैर्य से मुश्किलों को सहते हैं और मार्गदर्शन से सही दिशा मिलती है। जैसे बीज इनसे पेड़ बनता है वैसे ही सपने क्या है, हकीकत बनते हैं। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। यदि अच्छे सपनों या विचारों से स्वर्ग बनाया जा सकता है तो बुरे सपनों अथवा विचारों से क्या होता होगा, बुरे सपनों या विचारों से कैसे बचा जा सकता है। तो अच्छे सपने सचमुच क्या स्वर्ग जैसे जीवन का निर्माण करते हैं। यदि हमारे सभी सपने पूर्ण हो जाए तो भला इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। परंतु ये भी आवश्यक है कि हमारे सपने भी शुद्ध, पवित्र, नेक और फलदायक हो। यदि हम बुरे सपने देखते हैं जिसमें स्वयं की इच्छा पूर्ति हेतु दूसरों का नुकसान हो रहा हो तो ऐसे सपने जीवंत होकर कभी भी स्वर्ग का निर्माण नहीं करेंगे, बल्कि ये तो नर्क बनाने का कार्य करेंगे। क्योंकि स्वर्ग तभी बनता है जब उसमें केवल एक ही व्यक्ति सुखी न होकर सभी क्या हो, सुखी हो। यानी सिर्फ एक व्यक्ति सुखी ना हो, बाकी क्या है, पूरा संसार सुखी हो। जहाँ सुख केवल एक का हो और दुख अन्यों का हो वहाँ स्वर्ग नहीं अपितु क्या होता है, नर्क होता है। हमें इससे बचने हेतु
स्वार्थ, लालच और बुरे विचारों को छोड़ना होगा। हमें अपने साथ साथ दूसरों के सुख के बारे में सोचते हुए सहयोग की भावना का भी विस्तार करना होगा। फिर आपको दे रखे, इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। कल्पना कीजिए कि हर किसी को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की पूरी स्वतंत्रता मिल जाए, तब दुनिया कैसी होगी? आपके अनुसार उस दुनिया में कौन सी बातें महत्वपूर्ण होगी? तो यदि सभी को अपने सपने पूर्ण करने का अवसर मिल जाए तो वह दुनिया बहुत ही क्या है, खूबसूरत होगी। परंतु ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि सपना ऐसा हो जो दूसरों की जिंदगी में दखल देकर उनके अधिकार न छीने। जैसे आप यदि राजा बनना चाहते हैं तो दूसरे आपके गुलाम न बन जाए, तो ये सपना कभी भी हितकर नहीं हो सकता। संसार में यदि सबको सपने पूर्ण करने की स्वतंत्रता मिल जाए तो ये अनिवार्य होना चाहिए कि उन सपनों को पूर्ण करने के लिए कौन कितना प्रयास कर रहा है। साथ ही सबके सपने मर्यादा में भी होने चाहिए। दुनिया में सभी यदि अपने सपनों के साथ साथ दूसरों के अधिकारों की रक्षा करेंगे तो दुनिया अवश्य क्या है, खूबसूरत बनेगी, अन्यथा क्या है, बिखर जाएगी। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। आपके विचार से ये सुझाव या आदेश है, प्रार्थना है या कुछ और है? ये बात किससे कही जा रही है? ठीक क्या है? जैसे मेरे विचार से ये एक सुझाव और थोड़ा सा आदेश क्या है, दोनों ही है। कवित्री हमें सलाह दे रही है कि सपनों को आज़ाद रखिए, लेकिन मत बांधो और न काटो। शब्दों से ये भी लगता है कि हमें इसे गंभीरता से मानना भी चाहिए। किससे कही जा रही है? ये बात हम सब लोगों से कही जा रही है, माता पिता, शिक्षक, दोस्त और खुद से भी। इसका मतलब है कि हमें अपने और दूसरों के सपनों को रोकने से बचना चाहिए ताकि हर कोई अपने सपनों को क्या है, उड़ा सके। नेक्स्ट आपको दे रखा है कविता की रचना, सौरभ उड़ जाता है नभ में, बीज धूलि में गिर जाता जो, अग्नि सदा धरती पर जलती। उपयुक्त पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन पंक्तियों को पढ़ते समय हमारी आंखों के सामने कुछ चित्र उभर कर आते हैं। कई बार कवि अपनी बात अथवा मुख्य भाव समझाने या बताने के लिए उदाहरणों के माध्यम से शब्द चित्रों की लड़ी सी लगा देता है। इससे कविता में विशेष प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। इस कविता में भी ऐसी अनेक विशेषताएं छिपी है, जिसे अपने समूह के साथ मिलकर इन विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ आपको क्या करनी है, साझा करनी है। जैसे हमने अपने समूह के साथ कविता मत बांधो की विशेषताओं पर चर्चा की और सूची बनाई। जैसे प्रकृति के उदाहरण, कविता में सौरभ यानी खुशबू, बीज, अग्नि और धुआं जैसे प्रकृति की क्या है, उदाहरण है जो सपनों को समझाने में मदद करते हैं। जैसे सौरभ उड़ जाता है नभ में से हम खुशबू की उड़ान का चित्र देखते हैं। सपनों की आजादी, जैसे कविता बार बार सपनों को रोकने से मना करती है। जैसे इन सपनों के पंख न काटो, जो सपनों की स्वतंत्रता क्या है, दिखाती है। शब्द चित्र पंक्तियाँ, जैसे बीज धूलि में गिर जाता जो से हम बीज की पेड़ बनने का दृश्य सोच सकते हैं, जो कविता को क्या है, खूबसूरत बनाता है। प्रश्नात्मक शैली, फिर वे लौट कहाँ आता है, जैसे सवाल पूछकर कवित्री हमें सोचने के लिए क्या है, मजबूर करती है। उत्साह और प्रेरणा, स्वर्ग बनाने का शिल्प जैसे शब्द हमें नई ऊर्जा और अच्छे काम करने में प्रेरणा देते हैं। तो हमने अपनी सूची कक्षा में साझा की, दूसरे समूह ने भी अपनी बातें बताई। जैसे कुछ ने कहा कि कविता में भावनाएं भी खूबसूरती से दिखती है, इससे हमारी समझ और बढ़ी। फिर जो नेक्स्ट दे रखे हैं उनमें आपको कविताओं की विशेषता और कविताओं की पंक्तियां हैं, उनको क्या करना है, मिलान करना है। जैसे एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत बांधो। फिर एक ही शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है। जैसे नभ तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो। 3 नंबर है समानार्थी शब्दों का प्रयोग किया गया है। जिससे दीप्ति लिए भू पर आएगा, स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। प्रश्न पूछा गया जैसे वह नभ में कब उड़ पाता है, ये क्वेश्चन जैसा है। संबोधन का प्रयोग किया गया है। जैसे इन सपनों के पंख न काटो। सपने को मनुष्य की तरह चित्रित किया गया है। जैसे स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। तो ये अपन ने कुछ क्वेश्चन आंसर किए और अगले इसके क्वेश्चन आंसर अपन